हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें आज जो सेशन हमारा रहने वाला है वो रहेगा आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का, है ना, दिसंबर 2018 का। जस्ट अ सेकेंड, इससे पहले जो हमारा सेशन था वहां पे हम लोगों ने जुलाई 2018 का पेपर डिस्कस किया था। आपके दो पेपर हुए थे, एक हुआ था जून में, है ना, सॉरी जुलाई में हुआ था, एक पेपर हुआ था आपका दिसंबर में। तो दिसंबर वाला आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जुलाई वाला पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने भी वो प्रीवियस का सेशन नहीं देखा हो, वो जाके आपका जो प्लेलिस्ट है, एक मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है, वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को वहां पे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो हम लोगों ने कौन सा पेपर डिस्कस किया है इससे पहले जो पेपर डिस्कस किया है वो था आपका जुलाई का। ठीक है, जुलाई 2018 का पेपर। ठीक है, 2018 में दो पेपर हुए थे आपके, एक जुलाई में हुआ था, एक हुआ था आपका दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर 2018। जुलाई का हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है, एंड दिसंबर का आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हमारे 50 क्वेश्चंस होंगे, और जो रेस्ट 50 क्वेश्चंस रह जाएंगे वो नेक्स्ट सेशन में होंगे। ठीक है जी। इसके अलावा ये जो दिसंबर का पेपर है, इसमें मैंने जो भी कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मैंने डिटेल में डाला है, मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने जो कंटेंट डाला हुआ है वो डिटेल में आपका डाला है। ठीक है, जैसे ये देखो इधर, ये रहे। ठीक है, ये सारे आपके दिसंबर के हैं। दिसंबर में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है, तो जब ये पेपर कवर हो जाएगा आपका 2018 दिसंबर का पेपर एजुकेशन का, उसके बाद मैं इस पेपर का पीडीएफ प्लस ये जो कंटेंट है ना, ये जो कंटेंट है उसको मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ में उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा, है ना, एक्सप्लेनेशन भी होगा, और अलग से मैं पेपर भी आपका ये वहां पे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी 2018 का। क्लियर है बात? ठीक, तो आज फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, टोटल 100 क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। हमें डिस्कस कितने करने? 50 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ठीक है, आ जाओ उधर, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले हम लोग आते हैं इधर। मैं इसको न्यूमेरिकल को आपको पहले कराना चाह रही थी, चलो ठीक है, कोई नहीं, पहले इधर से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 51, ये आपका ऑफिशियल पेपर जो हुआ था वही पेपर है ये। ठीक है, वहीं से मैंने इसको डाउनलोड भी किया हुआ है ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है आपका, जो रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी है विल प्लीड द केस ऑफ विच टाइप ऑफ नॉलेज, है ना। जो रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी है, ठीक है, वो किस प्रकार की ज्ञान की संस्तुति करेगा। ठीक है, तो देखो, अगर नॉलेज की हम बात करें तो दो तरीके की आपकी नॉलेज होती है। ठीक है, एक होती है प्रायरी नॉलेज, एक होती है पॉजिटरी नॉलेज। समझ रहे हो? एक होती है प्रायरी नॉलेज जिसे अनुभव निरपेक्ष ज्ञान बोलते हैं, और एक होती है पॉजिटरी नॉलेज जिसे अनुभव वाश्रित ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, क्लियर बात? अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन, इसका जो आंसर है ये है आपका, ये रेस कर दो। पॉजिटरी नॉलेज इसका आंसर है, ये मैंने पहले से टिक कर दिया, कुछ क्वेश्चंस में टिक कर दिया, आगे नहीं है। ठीक है, तो इसका पहले डिटेल देख लो यहाँ पे। क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, वो तो सही है, लेकिन डिटेल में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं और क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होते हैं। जब भी हम रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं तो वो दो केसेस में आता है। ठीक है, जब मतलब रियलिस्टिक में एपिस्टेमोलॉजी में अगर हम बात करें तो वो मतलब जो यथार्थवादी ज्ञान मीमांसा है, ठीक है, वो किसको प्लीड करती है? पॉजिटरी नॉलेज को प्लीड करती है। कौन सी नॉलेज को प्लीड करती है? जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। कौन सी नॉलेज को प्लीड करती है? वो प्लीड करती है पॉजिटरी नॉलेज को। ये बात समझ में आई? ध्यान रहेगा, जो रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी है किसको प्लीड करती है? द केस ऑफ अ पॉजिटरी नॉलेज। अभी बात करते हैं पॉजिटरी नॉलेज और प्रायरी, ये दोनों होते क्या है? ये दो टर्म है। प्रायर कहने का मतलब क्या है? पहले। पॉजिटरी मतलब पोस्ट, मतलब ऐसा समझ रहे हो ना, जैसे मैं सिर्फ टर्म्स को बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रायर का कैसे समझते हो? प्रायर मतलब पहले, पॉजिटरी मतलब बाद में, पोस्ट, है ना, लेटर। ठीक, तो ये होता है, जनरली हम लोग ऐसे समझते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो टर्म है प्रायरी और पॉजिटरी,
are used primarily to denote the foundation upon which a proposition known. ठीक है, ये क्या है, इस यहाँ पे ये दो टर्म्स का यूज किस लिए किया जा रहा है, यहाँ पे हम किस लिए यूज करें, एज अ फाउंडेशन, ठीक है, जो डिनोट करता है प्रपोजिशन जो हमें पता है, ठीक है. अ गिवन प्रपोजिशन इज नोएबल, अब ये ध्यान रखना, अ गिवन प्रपोजिशन इज नोएबल अ प्रायरी, ठीक है, कोई प्रपोजिशन, जो प्रपोजिशन है अगर वो नोएबल है ना, जो प्रपोजिशन है अगर वो नोएबल है, इफ इट कैन बी नोन इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सपीरियंसेस, ध्यान देना, ठीक है, जो भी हमारी प्रायरी नॉलेज होती है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती है किसी किसी भी एक्सपीरियंसेस से, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अदर देन द एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज इन विच द प्रोपोजिशन इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है. लेकिन जब प्रोपोजिशन दैट इज नोएबल, ठीक है, ये कैसा होता है, a given proposition is knowable a priori, ठीक है, if it can be known independent of any experiences, कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसी भी एक्सपीरियंसेस से. लेकिन अगर हम प्रोपोजिशन की बात करते हैं दैट इज नोवेबल, ठीक है, knowable pository is known on the basis of experiences, on the basis of experiences. सिंपल से ऐसे समझो, जब हम पॉजिटरी नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है, पॉजिटरी नॉलेज वो नॉलेज होती है जो किसी हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होती है, समझ रहे हो, हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होता है. जब भी रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पे क्या होता है, आपकी प्रायर नॉलेज शामिल होती है ना कोई नॉलेज का एक बेस होता है, ठीक. उसी तरह जब हम प्रायर नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है, ये तो पॉजिटरी की बात हो गई, जब हम प्रायर नॉलेज की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है किसी भी एक्सपीरियंसेस के. क्लियर है बात, यहाँ तक चीजें समझ में आई, ठीक. इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा हुआ नीचे, देखो, द प्रोपोजिशन दैट, एक प्रोपोजिशन है क्या, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड इज द प्रायरी, ठीक है. एक प्रोपोजिशन क्या है यहाँ पे, जितने भी बैचलर्स हैं, ठीक है, जो भी बैचलर्स होते हैं ऑब्वियसली बात है वो कैसे होते हैं, अनमैरिड होते हैं. ये क्या है, प्रायरी, ये प्रायरी नॉलेज है. एंड द प्रोपोजिशन दैट इट इज रेनिंग आउटसाइड नाउ इज अ पोजेट्री, ठीक है. समझ में आई, यहाँ पे दो प्रोपोजिशन है. पहला प्रोपोजिशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि जो भी बैचलर्स होते हैं वो अनमैरिड है, ठीक है, ये कैसा है आपका, प्रायरी है. और दूसरा प्रोपोजिशन क्या है यहाँ पे, इट इज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, ठीक है. तो ये क्या है आपका, पॉजिटरी है, ठीक है, ये क्या है आपका, पॉजिटरी है, ठीक. अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, प्रायरी और पॉजिटरी में मतलब क्या है, प्रायरी वो होता है जहां पे हमारा एक्सपीरियंस कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है किसी भी एक्सपीरियंसेस से. लेकिन पॉजिटरी में क्या होता है, यहाँ पे आपकी एक्सपीरियंसेस का बेसिस मतलब एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे, ठीक है. तो दोनों के बीच में ये जो टर्म है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू टर्म इज एपिस्टेमोलॉजिकल एंड इमीडिएटली रिलेट द जस्टिफिकेशन फॉर व्हाई अ गिवन item of knowledge is held. For instance, a person who knows a priori that all bachelors are unmarried, ठीक है, need not have experienced the unmarried status of all or indeed any bachelors to justify this proposition. मतलब सिंपल से यहाँ पे जो प्रायरी बोला जा रहा है, प्रायरी में क्या होता है, आपके पास कोई मतलब ऐसा एक्सपीरियंस तो है नहीं आपके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इंडिपेंडेंट है एक्सपीरियंस से, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सपीरियंसेस, ठीक है, तो इस वजह से प्रायरी है. लेकिन जब हम बात करते हैं इट इज रेनिंग आउटसाइड, मतलब बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं. इट मस्ट बी जस्टिफाई, ठीक है, इसे क्या किया जा सकता है, जस्टिफाई कर दिया जा सकता है. मतलब कह सकते हैं ये आपका कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्वॉल्व है वेदर को लेकर. मतलब यहाँ पे आपको वेदर के बारे में हो सकता हो मॉर्निंग में आपने देखा हो कि हाँ आज शाम में बारिश होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक्सपीरियंस इन्वॉल्व हुआ, ठीक है. तो ये चीज है यहाँ पे. क्लियर है बातें, चीजें क्लियर है ना. यहाँ पे दो नॉलेज हो गई आपकी, एक हो गई पॉजिटरी, एक हो गई प्रायरी, ठीक है. अभी आ जाओ क्वेश्चन पे. मैंने थोड़ा कंटेंट में डाला है तो इसलिए टाइम तो लगेगा इसमें, और इन सब का मैं पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी. अब इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो एक्सप्रेस कर रहा है रिलेशनशिप, है ना, क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन द एजुकेशन एंड फिलोसफी, ठीक है. ये आपके यूनिट 2 से क्वेश्चन आया हुआ है. कहाँ से आया हुआ है, यूनिट 2 से आया हुआ है. देखो अब इसमें क्या है, एलिमिनेशन कर लो. देखो यहाँ पे
क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन, द ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ एजुकेशन हैव टू डिसाइडेड बाय आवर स्टैंड ऑन द नेचर ऑफ मैन, बिल्कुल सही बात है। ठीक, फिर आज जो लर्निंग इम्प्लाइज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इंटरनलाइजिंग, मतलब जो लर्निंग है वो क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जहां पे हम इंटरलाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ रहा है एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ रेदर देन अ प्रिपरेशन फॉर लिविंग, ठीक है, तो ये भी सही है यहाँ पे। फिर आ जाओ, सोशल चेंज इज इंटर एलिया एंड कंटिजेंट ऑन द एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, द स्कूल शुड इंक्रीज कॉपरेशन रेदर देन कॉम्पिटिशन। अब ये मैंने ये जो यूनिट 2 कराई है आपको, वहां पे जाके इसका कंटेंट देखो, ठीक है। वैसे मैंने इसका कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत होनी चाहिए, शायद मैंने यहाँ पे डाला है या नहीं डाला, रुको देख लो एक बार, नहीं डाला है, ठीक है, क्योंकि इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप एक बार कंटेंट करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही है आपका, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, which one among of the following existentialist is related to the thesis, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, existentialist की बात की जा रही है, ठीक है। which among the following existentialist is related to the thesis, कौन सी थीसिस, मैन इज पोटेंशियली ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट, जो मैन है, ठीक है, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है विद हिज नेबर, ठीक है, एंड ऑल सोशल रिलेशनशिप्स आर डूम टू फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अब ये किसके साथ है, ठीक है, जब भी एग्जिस्टेंशलिस्ट की बात करेंगे, देखो सोरेन किरकेगार्ड भी उसी से आते हैं आपके, है ना, जीन पॉल सॉर्त्रे भी वहीं से आते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आपके एग्जिस्टेंशलिस्ट ही हैं, तो आपको यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, जो मनुष्य है वो हमेशा ही अपने पड़ोसी के साथ अंतर्द्वंद की स्थिति में होता है, और सामाजिक और सभी सामाजिक संबंधों की परिणति कुंठा में होती है। तो ये जो थीसिस है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, जीन पॉल सार्त्रे जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, जीन पॉल सार्त्रे, ठीक है। इसका देखो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है शायद, ये रहा, जो जीन पॉल सार्त्रे हैं इज रिलेटेड टू द थीसिस दैट मैन इज पोटेंशियली ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद हिज नेबर एंड ऑल सोर्स। अब ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये जो थीसिस है कि मैन जो है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है अपने नेबर्स के साथ, या फिर जो भी उसके सोशल रिलेशनशिप्स है उसके साथ वो फ्रस्ट्रेट रहता है, ढूंढ रहता है, ठीक है। तो ये जो है, ये स्टेटमेंट किसके साथ आपका रिलेटेड है, आपका जीन पॉल सार्त्रे से, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ जो एग्जिस्टेंशलिस्ट होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। पहला बोला जा रहा है यहाँ पे, जो एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर्स होते हैं अपीयर्स टू बी पजल्ड ऑफ द क्वेश्चन ऑफ क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स एंड स्पेशली ऑफ मैन एंड सेंटिमेंट बीइंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, इसके साथ आते हैं। एग्जिस्टेंशलिस्ट जो होते हैं फोकस करते हैं किस पे, ह्यूमन की जो कंडीशन है, ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन की जो कंडीशन है उसके बारे में, ठीक है। ये आपका की पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से आप अपने एग्जिस्टेंशलिस्ट का पॉइंट निकाल सकते हो। जो इंडिविजुअल की इमोशंस होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनका जो थॉट है, उनका जो एग्जिस्टेंस है इन जनरल, ठीक है, उस पे एग्जिस्टेंशलिस्ट क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तीसरी बात, जो एग्जिस्टेंशलिस्ट है फोकस मोर ऑन द सब्जेक्टिव, जाहिर सी बात है जब इंडिविजुअल के इमोशन पे फोकस कर रहे हैं, एक्शन पे फोकस कर रहे हैं, तो वो कैसे होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव तो नहीं हो सकता, है ना। तो ये कैसे होते हैं, ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। मोर देन रेदर देन द ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज इन ह्यूमन बींग सच एज द बिलीफ, यहाँ पे इनके जो भी ह्यूमन बींग है उनके बिलीफ आते हैं, उनका रिलीजन आता है, फीलिंग्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, फ्रीडम, पेन, रिग्रेट, गिल्ट, एंजाइटी, ये सब की पॉइंट है आपके, ये मैंने यूनिट 1 में आप लोगों को कराया हुआ है, ठीक है। बिलीफ, रिलीजन, फीलिंग, इमोशन, फ्रीडम, पेन, रिग्रेट, गिल्ट, एंजाइटी, डिसअपेयर, फैनिट्यूड, एलिनेशन, बोर्डम, है ना, ये सारे जो टर्म्स हैं वो आपके एग्जिस्टेंशलिस्ट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मैंने इसीलिए कंटेंट डाला है कि जिससे थोड़ा सा आप लोग को और चीजें यहाँ पे समझ आ पाए, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अभी आ जाओ पैनलिज्म की बात करते हैं। विच ऑफ द कंटेम्परेरी एजुकेशनल थ्योरीज विल एंडोर्स द व्यू दैट, कौन सा जो कंटेम्परेरी देखो यहाँ पे क्या पॉइंट है, कंटेम्परेरी एजुकेशनल थ्योरीज, है ना, किसकी बात की जा रही है, कंटेम्परेरी एजुकेशनल थ्योरीज की बात की जा रही है, जो एंडोर्स करता है किस दृष्टिकोण को, द ओनली टाइप ऑफ एडजस्टमेंट टू विच एजुकेशन शुड लेड इज एडजस्टमेंट टू द ट्रूथ,
विच इज यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि क्या, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जो समायोजन का एकमात्र जो प्रकार है जिसे शिक्षा को आगे ले जाना चाहिए वो क्या है, सत्य के साथ। मतलब हमें क्या करना है, ट्रुथ के साथ एडजस्ट करना है। ठीक है, जो ये जो ट्रुथ है वो कैसा है, यूनिवर्सल है और अनचेंजिंग है। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना, जो पैरेललिज्म है ये किसको फॉलो करता है, ये आइडियलिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, इसका जो बेस है वो क्या है, आइडियलिज्म है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, जो पैरेललिज्म है वो बोलता है जो द ओनली टाइप ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब समायोजन का जो एकमात्र प्रकार है जिससे शिक्षा को, ठीक है, क्या करना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए, वो सिर्फ यही है कि ट्रुथ के हमें क्या करना है, सत्य के साथ एडजस्ट करना है, क्योंकि जो सत्य है वो कैसा है, यूनिवर्सल है और अनचेंजिंग है। ठीक है, तो ये बात कहाँ पे आई थी, आपकी पैरेललिज्म में आई थी। ठीक है, इसका जो बेस है वो क्या है, आपका आइडियलिज्म है। याद रहेगा, इसका भी मैंने कंटेंट डाला हुआ है। पैनलिज्म इज कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल थ्योरी विच एंडोर्स द व्यू, ये वही बात लिखी हुई जो पीछे लिखा हुआ है आपका। अब इसमें पैनलिज्म के बारे में कुछ मैंने एक्स्ट्रा और लिखा है, यहाँ पे देख लो। पैनलिज्म जो है वो वैल्यू करता है नॉलेज को, दैट ट्रांसेंड्स टाइम। दिस इज सब्जेक्ट सेंटर्ड फिलोसफी, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये कैसी फिलोसफी है, सब्जेक्ट सेंटर्ड फिलोसफी है। द गोल ऑफ पैनलिस्ट एजुकेटर इज टू टीच स्टूडेंट, मतलब जो गोल है आपका, जो पैनलिस्ट जो एजुकेटर्स होते हैं उनका सिर्फ यही एम होता है, यही उद्देश्य होता है कि जो स्टूडेंट है उसको हमें क्या करना है, एक रैशनल बनाना है, उन्हें वो जैसे वो थिंक कर पाए, रैशनली थिंक कर पाए, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। ठीक है, अब पैनलिस्ट क्लासरूम्स, जो पैनलिस्ट का जो क्लासरूम होता है उनका एम क्या होता है, क्लोजली ऑर्गेनाइज एंड वेल डिसिप्लिन। कैसा होता है, वेल डिसिप्लिन वहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, जिसमें जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि उन्हें क्या करना है, सत्य की तरफ प्रेरित करना है। Panelists believe that education should epitomize a prepared effort to make these ideas available to students and to guide their thought process। ठीक है, यहाँ पे उनका जो thought process होता है उसको क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है, जिससे वो जो भी अच्छे काम है, जो भी अच्छे ग्रेट वर्क है उनको क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, अप्रिशिएट कर पाए, है ना। जो पैनलिस्ट है आर प्राइमरी कंसर्न विद द इम्पोर्टेंस ऑफ मास्टरी ऑफ द कंटेंट, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स। ठीक है, द एज द मोर थिंग चेंज द मोर, अब ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे क्या, द मोर थिंग चेंज द मोर दे स्टे द सेम। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे पैनलिज्म में याद रखना है। ठीक है, ये आता है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। उम्मीद करती हूँ चीजें यहाँ तक क्लियर होंगी आप लोगों को, जो मैंने यहाँ पे डिटेल में कंटेंट डाला हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एजुकेटर्स थिंकर ड्रॉ हैवली फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ वेदांता। अब मुझे नहीं लगता इसका कंटेंट मैंने डाला हुआ है, बट फिर भी मुझे नहीं लगता आपको डिटेल में बताने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यूनिट 1 में स्पेसिफिकली ये चीज वहां मेंशन किया था। जो स्वामी विवेकानंद है, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं, ठीक है, उनका जो थॉट है वो किधर से आता है, वेदांता फिलोसफी से आता है। ठीक है, इनकी बुक्स में भी यह चीज आती है। ठीक है, इसका कंटेंट पड़ा हुआ है, जब मैं पीडीएफ दूंगी वहां से आप लोग रीड कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, एजुकेशन हेल्प इन ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो की पॉइंट क्या है यहाँ पे, लोअर टू हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, हम क्या करते हैं, मतलब जब भी औरबिंदो का आप कंटेंट देखोगे, जिसको मैंने यूनिट 1 में पढ़ाया है, वहां पे लोअर टू हाईएस्ट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोअर्स टू हायर जाते हैं कॉन्शियसनेस पे, जिससे क्या बोला जाता है, गिनोस्टिक बीइंग। अब ये टर्म याद रखना, अभी मैं इसका कंटेंट दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, हम जो लोअर टू हाईएस्ट लेवल ऑफ जो कॉन्शियसनेस की तरफ हमारा धीरे धीरे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, गिनोस्टिक बीइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिनोस्टिक बीइंग बोलते हैं। अब ये जो फिलोसफिकल, ये जो पूरा ये पोस्टुलेशन है, वो किसने बात की थी, अरबिंदो ने दी थी। ठीक है, ये तो सही है, अरबिंदो ने दिया था, लेकिन इसका थोड़ा सा डिटेल देखो, डिटेल में आपको काफी सारी चीजें और समझ में आएंगी। जस्ट अ सेकंड, ये रहा, ये आपका स्वामी विवेकानंद का है, वहां से पढ़ना। अभी देखो, इन टर्म्स ऑफ अरबिंदो फिलोसफिकल पोस्टुलेशन, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया है वो टर्म आपके इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चंस पेपर है वहां पे पूछे गए हुए हैं आपके। इन टर्म्स ऑफ अरबिंदोज फिलोसफिकल पोस्टुलेशन
एजुकेशन हेल्प इन, जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो हेल्प करता है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। जो हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो धीरे 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 क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेनोस्टिक बीइंग। ध्यान रखना, ये जो गेनोस्टिक बीइंग है ये क्या है, इट इज अ ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एज पर अरबिंदो द अल्टीमेट ऑफ एजुकेशन इज द इमांसिपेशन। अब ये भी ध्यान रखना कि जो अल्टीमेट एम है इनकी एजुकेशन का वो क्या है, जो अल्टीमेट एम है अरबिंदो की एजुकेशन का वो क्या है, इमेंसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल हिज इग्नोरेंस। मतलब यहाँ पे क्या करना है, जो भी इग्नोरेंस है, ठीक है, वहां पे उसको इंडिविजुअल को क्या करना है, इज द इमेंसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल हिज इग्नोरेंस, ठीक है। अ पर्सन हु हैज अंडरगोन दिस कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव चेंज इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ प्योर नॉलेज, ठीक है। मतलब ये जो पूरा हमारा लोअर से, ठीक है, हम लोग जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 टर्म्स का भी यूज होता है, स्ट्रेंथनिंग है, इंटीग्रेटिंग है, ठीक है। ये मैंने कंटेंट में आपको कराया हुआ, वहां पे देखना, ठीक। तो ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, हमें जो हमारा जो प्योर नॉलेज है वो एल्यूमिनेट होता है, ठीक है। जो हमारा प्योर नॉलेज है वो जागृत होता है, और इसी नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान, जनानी और मैन ऑफ नॉलेज या फिर ग्नोस्टिक बीइंग, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने तीनों को हाईलाइट कर दिया है, ज्ञानी, मैन ऑफ नॉलेज या फिर ग्नोस्टिक बीइंग, ठीक है, याद रहेगा। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द भारतीय योग शास्त्र, ठीक है, जो भारतीय योग शास्त्र है उनके अकॉर्डिंग क्या है, द पर्सन हु रीचेस द स्टेट ऑफ अल्टीमेट नॉलेज, मतलब वो जो अल्टीमेट नॉलेज तक पहुंचता है उसे क्या मिलता है, जीवन मुक्त मिलता है, ठीक है, जीवन मुक्ति मिलती है। क्लियर है बात, इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिखना आपने, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द जैन मेटाफिजिक्स। अभी ये भी मुझे नहीं लगता आप लोग को इसको डिटेल में दिखाने की जरूरत होनी चाहिए। जो जैन की हम लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ है, जैन का फिलोसफी, ठीक है, जैनिज्म वाला, वहां पे ये चीजें मैंने बताई हुई हैं आपकी, ठीक है। बट मैंने कंटेंट में डाला है, वहां से देख सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द जैन मेटाफिजिक्स, ठीक है। जो जैन मेटाफिजिक्स है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला बोल रहा है जो रियलिटी है इज डिवाइड ऑफ प्लुरलिटी, ठीक है। अभी ध्यान रखो, जब जैन की बात करते हैं तो अनेकतावाद आता है, ठीक है। यहाँ पे अनेकतावाद का सिद्धांत आता है। रियलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैनीनेस, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी रियलिटी की, मतलब अनेकतावाद का सिद्धांत यहाँ पे आता है। तो सेकंड तो होगा फॉर श्योर, ठीक। एक्सटर्नल वर्ड इज द क्रिएशन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। जो एक्सटर्नल वर्ड है वो है जो मतलब क्रिएशन है आपका एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस का, नहीं, ये चीज यहाँ पे नहीं है, ठीक। फिर द वर्ल्ड इज रियल एंड निर्वाणा इज ऑल्सो रियल, नहीं, ये भी बात यहाँ पे नहीं की गई है। यहाँ पे कर्मा की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे कर्म की बात की गई है, ठीक है। कर्म इज द लिंक विच यूनाइट्स द सोल ऑफ द बॉडी। जो हमारे कर्म होते हैं, ठीक है, मैटर और स्पिरिट कैसे हैं, सेपरेट है और इंडिपेंडेंट रियलिटी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आती है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये है कोश, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ये जो वेदांता है वहां पे आप लोग इसको पढ़ोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे वहां पे डिटेल में कराया हुआ है कोश को। जो पंचकोश है, ठीक है, पंचकोश है, ठीक है। कोशाज होते हैं, 5 कोशाज है, ठीक है। उनके नाम दे रखे हैं, आनंदमय है, मनोमय है, ऐसे करके वहां पे फिगर मैंने बनाया हुआ है आपके कंटेंट में, ठीक है। आनंदमय है, मनोमय है, प्राणमय है ना, अनन्यमय है, विज्ञानमय है और इंडिविजुअल सेल्फ है। क्या है, इंडिविजुअल सेल्फ। जब इंडिविजुअल सेल्फ की बात करते हैं तो वो क्या होता है, इंडिविजुअल जो सेल्फ होता है, सॉरी इंडिविजुअल कह रही हूँ, जब फूड, पहला क्या है यहाँ पे पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ द फूड वी ईट। तो ये क्या आता है आपका, अन्नमय से आता है, अन्नमय कोश है ना। फिर आता है सेकेंड, इट कंप्राइजेस द रिफ्लेक्सेस एंड ऑर्गन्स, द नर्वस सिस्टम ऑफ रिसेप्टर एंड इफेक्टर्स। तो ये किसमें आता है आपका, प्राणमय कोश में आता है, ठीक। इट इज दैट वेयर क्रेविंग, जहाँ पे क्रेविंग आते हैं, डिजायर्स होते हैं, पर्पसेस रिसाइड करती हैं, तो वहां पे मनोमय कोश होता है, ठीक। फिर आता है आपका
इट इज द रिपोजिटरी ऑफ इंडिविजुअल इंटेलिजेंस नेसेसरी फॉर वन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या आता है आपका इंडिविजुअल, सॉरी विज्ञान में कोश आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, जहाँ पे इंटेलिजेंस जो होती है नेसेसरी होती है किसी भी इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस के लिए, तो वहाँ पे विज्ञान में कोश के अंदर आता है, ठीक। फिर इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आत्मा। अब जहाँ पे आत्मा बैठती है, ठीक है, जहाँ पे आत्मा बैठती है वो होता है हमारा आनंद में, और सबसे हाईएस्ट कोश यही होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक से ही बन रहा है, ए का फोर्थ इस ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। बेसिकली ये जो पेपर मेरा कराने का प्रीवियस ईयर का मेन मोटिव यही है कि आप क्वेश्चंस को करो, उसका डिटेल भी समझ पाओ, कि डिटेल में खाली आंसर्स नहीं जानना है, ठीक है। खाली सिर्फ आंसर जान के काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल में भी इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट आ जाओ। द स्कूल शुड एक्टिवली फॉस्टर द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। एक सेकेंड को मैं देखूँ इसका मैंने डाला है नहीं डाला है। जस्ट सेकेंड, ब्लैंक क्यों है। लोग को थोड़ा सा मुझे लग रहा है लैपटॉप मेरा स्लो चल रहा है ना, इस वजह से। चलो कोई नहीं, होगा तो आप लोग कंटेंट में देखना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द स्कूल शुड एक्टिवली फॉस्टर द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। जो स्कूल है उसको एक्टिवली जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट होती है बच्चे के अंदर, उसको क्या करना चाहिए, फॉस्टर करना चाहिए। एंड अलाउ इट्स स्टूडेंट एज मच स्कोप एज पॉसिबल। और जो बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा स्कोप देना चाहिए, ठीक है, जो जिससे वो अपने आप को गवर्न कर पाए, है ना, अपने आप को गवर्न कर पाए खुद को, ठीक है। विल फाइंड द फेवर फ्रॉम विच। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे स्कूल को एक्टिवली फॉस्टर करना चाहिए डेमोक्रेटिक स्पिरिट को, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कोप देना चाहिए जिससे वो खुद को गवर्न कर पाए। तो ये कौन सी फिलोसफी फेवर करती है आपकी, आइडियलिज्म फेवर करती है। आइडियलिज्म तो बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। नेचुरलिज्म में नेचर से होता है, एग्जिस्टेंशलिस्ट और पॉजिटिव रिलेटिविज्म। एग्जिस्टेंशलिज्म में किसकी बात की जाती है, एग्जिस्टेंशलिज्म में इंडिविजुअल की बात की जाती है, ठीक है, इंडिविजुअल की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि स्कूल को एक्टिवली फॉस्टर करना चाहिए बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक स्पिरिट को, जिससे वो क्या कर पाए, अपने आप को समझ पाए, है ना। तो ये बात हुई थी आपकी पॉजिटिव रिलेटिविज्म में, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था आपका, पॉजिटिव रिलेटिविज्म में हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसका कंटेंट डाला हुआ है, यही तो नहीं है, रुक जाओ, गिव मी अ सेकेंड। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसका कंटेंट डाला हुआ है, मैं एक बार पढ़ लूँ, क्योंकि मैंने नंबर नहीं डाले हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक यही है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। बर्नल वन ऑफ द चिप्स आर्ट कंस्ट्रक्शन। चलो मैं इसको एक बार देख लूंगी, फिर टाइम खराब करने से फायदा नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। फिर क्या है, द चाइल्ड, द स्कूल, है ना, एंड द एजुकेशन इटसेल्फ आर शेप्ड लार्जली बाय द सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस। अब देखो यहाँ पे ये पूरी ये लाइन जो पूरा लिखा हुआ है इसको आपको ध्यान रखना है। दो चाइल्ड है ना, द चाइल्ड, द स्कूल एंड एजुकेशन, the child, the school and education itself are shaped largely by social and cultural forces, ठीक है, was one of the basic principle which of the philosophical thought, ठीक है। ये जो है, ये जो कहाँ से कौन से philosophical thought से आता है, तो ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म से आता है। कहाँ से आता है आपका, रिकंस्ट्रक्शनिज्म से आता है। क्वेश्चन को समझो, जो बच्चा है ना, जो स्कूल है, ठीक है, जो एजुकेशन है, इटसेल्फ आर शेप्ड लार्जली बाय सोशल। अब यहाँ पे की पॉइंट क्या है आपका, सोशल और कल्चरल फोर्सेस, ठीक है। की पॉइंट क्या है यहाँ पे, सोशल और कल्चरल फोर्सेस। जब भी सोशल और कल्चरल फोर्सेस आती हैं आपकी, ठीक है, तो वो आपका कहाँ पे जाएगा, रिकंस्ट्रक्शनिज्म में जाएगा। कहाँ पे जाएगा आपका, रिकंस्ट्रक्शनिज्म में। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे देख रही थी ना, ये वाले वही वाला है, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया है, ये वाला, इसका ये डिटेल है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो वो ब्रेमेल्ड है, वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द रीक। अब ये आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। जो ब्रेमेल्ड है, ठीक है, वो क्या है, चीफ आर्किटेक्ट्स हैं आपके, कौन से,
रिकंस्ट्रक्शनिज्म के, ठीक है, किसके, रिकंस्ट्रक्शनिज्म के। ये क्या है, चीफ आर्किटेक्ट्स हैं। स्टेट द रिकंस्ट्रक्शनिस्ट, जो रिकंस्ट्रक्शनिस्ट ओरिएंटेशन है वो क्या फॉलो करते हैं, वी में ऑन द ट्रांसफॉर्मेटिव लेवल, ठीक है, जो हम लोग हैं वो क्या है, कौन से लेवल पे है, ट्रांसफॉर्मेटिव लेवल पे है, इन्विजन्स पे है, शेयर करते हैं इन द इनोवेशन ऑफ कल्चर डिजाइन। तो ये पॉइंट किसने बोली, ये चीज ब्रेमेल्ट ने बोली है, अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। कंसीव टू दैट द प्रेजेंट कल्चर इज नो लॉन्गर adequate, we should subscribe to the educational belief and action of reconstructionist orientation। तो ये जो पूरी बात है, ठीक है, ये कहाँ पे आती है आपकी, रिकंस्ट्रक्शनिज्म में ब्रेमेल्ट ने बोली थी ये बात, ठीक है। उसके अलावा कैनल, जो कैनल हैं, ठीक है, उन्होंने भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए थे आपके। अब ये जो जिनके जिनके नाम मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये अपनी कॉपी में हाईलाइट करना, ठीक है। जो नेलर हैं उनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे कंस्ट्रक्शनिज्म में, ठीक है, जिसमें उन्होंने रिकंस्ट्रक्शनिज्म के बारे में बात की। तो सबसे पहले उन्होंने बोला जो मेन पर्पस होता है एजुकेशन का वो क्या होना चाहिए, इज टू प्रमोट अ क्लियरली थ्रू आउट प्रोग्राम ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, जो सोशल रिफॉर्म्स के प्रोग्राम होते हैं उससे प्रमोट करना। एजुकेटर मस्ट अंडरटेक दिस टास्क विदाउट डिले, जो एजुकेटर्स होते हैं उन्हें बिना देर के इन सब टास्क को करना चाहिए। द न्यू सोशल ऑर्डर मस्ट बी जेन्युइनली, जो भी नया सोशल ऑर्डर हो रिकंस्ट्रक्शनिज्म में वो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। द टीचर शुड परसुएड हिज पीपल डेमोक्रेटिकली, ठीक है, जो टीचर्स हैं उन्हें अपने पीपल्स को कैसा करना, क्या करना चाहिए, डेमोक्रेटली परसुएड करना चाहिए, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, परसुएड करना चाहिए, ठीक है, ऑफ द वैलिडिटी एंड अर्जेंसी। क्यों, ये जो मतलब ये जो रिकंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये जो इनोवेशन लेके आना है कल्चरल डिजाइन में वो क्यों जरूरी है, ठीक है। द मीन्स एंड एंड ऑफ एजुकेशन मस्ट बी रीफैशन्ड इन अकॉर्डिंग विद द फाइंडिंग ऑफ बिहेवियर साइंस, द चाइल्ड, द स्कूल एंड एजुकेशन इट्स। अब ये देखो ये पॉइंट ये किसने बोली थी, नेलर ने बोली थी। चाइल्ड स्कूल एंड एजुकेशन इटसेल्फ आर शेप्ड लार्जली बाय स्कूल्स, सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस, ठीक है। तो ये सेम लाइन आपके एग्जाम में आई है, ठीक है, जो ये यहाँ पे किसने बोला है आपका, नेलर ने। ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है आपके जो नेलर्स ने दिए थे, ठीक है, कुछ लाइंस में उन्होंने एक्सप्रेस्ड किया था रिकंस्ट्रक्शनिज्म को, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये किसने दिया है आपका, नेलर ने दिया है। क्लियर है बात, एक मिनट, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया था कि कौन सी फिलोसफिकल थॉट से आता है। अब यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल किसका, ये नेलर का है, ठीक है, एक पॉइंट अपनी कॉपी में लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ रियलिज्म, विच कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंक्लूजन इन द करिकुलम, ठीक है। अब किसकी बात की जा रही है यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, फिलोसफी ऑफ रियलिज्म की बात की जा रही है। जब भी फिलोसफी ऑफ रियलिज्म की बात करेंगे तो वहां पे कौन कौन से करिकुलम में आते हैं आपके, साइंस आता है, मैथमेटिक्स आता है और लॉजिक आता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसको डिटेल में बताने की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है, ये सब मैंने यूनिट 1 में कराया हुआ आपको। अब देखो ये पूरा आपके सीटेट में भी पूछा गया है, ये जो यूपीटेट होता है वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। अ चाइल्ड इज बोर्न लाइक अ ब्लैंक स्लेट, ठीक है, चाइल्ड को क्या बोला गया, ब्लैंक स्लेट किसने बोला है, जो चाइल्ड है वो एक ब्लैंक स्लेट होता है, ये चीज किसने बोली है। एंड इट्स लेटर बिहेवियर इज शेप्ड बाय एक्सपीरियंसेस, मतलब जो एक बच्चा होता है वो क्या है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, समझ रहे हो। एक जो बच्चा है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, हम जैसे चाहे उसको मतलब बना सकते हैं, ठीक है, हम जैसे चाहे उसको मतलब एक्सपीरियंस से उसको उसके बिहेवियर को शेप कर सकते हैं। तो ये चीज किसने बोली है, जॉन लॉक ने बोली है, ठीक है। तो ये तो पता ही होगा आप लोगों को, इजी है। अभी आ जाओ, द इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन कॉम्प्लीमेंटेशन विद मूक्स। मूक क्या है, मूक का फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, गिव्स अ लीव टू, ठीक है, ये इसके बारे में मूक के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इंश्योर करता है एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को सभी के लिए, है ना। उसके अलावा एड्रेस करता है डाइवर्स सोशल नीड ऑफ द रूरल फोक के लिए, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी स्पेशली टू द डिसएडवांटेज ग्रुप, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसका मैंने कंटेंट डाला हुआ है। एक मिनट, ये तो रियलिज्म वाला है आपका। इसके बाद मेरा लैपटॉप इतना स्लो क्यों चल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है।
ये जॉन लॉक का है जो भी हम लोग ने देखा, मुझे नहीं लगता इसको आपको बताने की जरूरत है। ये आ जाओ, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, इन इंडिया गिव्स अ लीवे टू इक्वालिटी ऑफ, मतलब इसके क्या दिया था, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, किसको, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है। ये पूरी लाइन है स्टेटमेंट में, ठीक है, एक लाइन दी है, ठीक है, ओपन और डिस्टेंस जो एजुकेशन है, ठीक है, उसके बारे में। अब ये पूरा मूक्स के बारे में दे रखा हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मूक के बारे में ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ काफी बार, ठीक है। तो ये मूक के बारे में थोड़ा सा मैंने डिटेल में यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड होम इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब रिलेशनशिप बताना है किसके बीच में, स्कूल, सॉरी होम और एजुकेशन के बीच में, ठीक है। तो ये एक नया टर्म है आपके लिए, ठीक है। तो ये कौन से फ्रेज से आता है, लोको पेरेंटिस से आता है। कहाँ से आता है, लोको पेरेंटिस से आता है। तो ये अपनी कॉपी में हाईलाइट करके लिख सकते हो, ये एक नया टर्म है आपके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लोको पेरेंटिस होता क्या है ना, ये भी तो बात है। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड होम इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड थ्रू लोको पेरेंटिस, ठीक है। लोको पेरेंटिस, द टर्म लोको पेरेंटिस, ये जो टर्म है लोको पेरेंटिस, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ऐसे, ये जो टर्म है लोको पेरेंटिस, वो क्या बताता है, लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो पर्सन की हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन की हो, समझ रहे हो। लोको पेरेंटिस क्या है, एक लीगल टर्म है, ठीक है, जहां पे लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू टेक ऑन सम ऑफ द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेरेंट, originally derived from the English common law. It is applied in two separate areas of knowledge. अब ये जो दो पॉइंट है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो रिलेशनशिप होता है एजुकेशन और होम का, ठीक है, किसके बीच में, एजुकेशन और होम का। अब ध्यान रखना यहाँ पे जो एजुकेशन और होम के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, लोको पेरेंटिस होता है, ठीक। अब ये जो लोको पेरेंटिस टर्म है वो कहाँ से आया, एक लॉ का टर्म है, वहां से निकल के आया है। इसका मतलब होता है जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी पर्सन की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो क्या करे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो जो कुछ पेरेंट्स की, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइक अ पेरेंट, ठीक है, और कैसे वो फंक्शन करेगा, ठीक है, उस चीज की ये क्या लेते हैं, लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक। जिसमें जो पहला आता है, अब दो यहाँ पे एरियाज को आता है, दो एरियाज के अंदर ही आता है। पहला आता है, फर्स्ट इज फॉलो द इंस्टीट्यूशन सच एज कॉलेज स्कूल टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एज दे सी फिट, although not allowing what would be considered violation of the student civil liberties. सिंपल सी बात यहाँ पे बोली जा रही, पहला इंस्टीट्यूशंस के लिए आता है, कॉलेज के लिए आता है, स्कूल्स के लिए आता है, जिनकी ये स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को वो माहौल दे जिसमें वो फिट कर पाए, कोई भी वहां पे वॉयलेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ आती है, आपके इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेज की तरफ आती है। दूसरी जो आती है वो नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट, ठीक है। सेकेंड, दिस डॉक्ट्राइन कैन प्रोवाइड ए नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट टू बी गिवन, जो भी जो नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं उन पे आती, उनके लिए ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको ये लीगल राइट मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ऑफ अ बायोलॉजिकल पेरेंट। जैसे बच्चों को अडॉप्ट नहीं किया जाता है, वही वाली चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक। क्लियर है बात, ये लोको पेरेंटिस शब्द समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in Indian social system as it obtains today the goal of equality and excellence will not be, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, will not be viewed as two opposite pole in term of, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है जो इंडियन सोशल सिस्टम है, ठीक है, वहां पे जो गोल है इक्वालिटी का, एक्सीलेंस का, ठीक है, will not be viewed as a two opposite pole, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हुज फिलोसफी, ये जो है वो किसकी फिलोसफी में बोला गया है, ये आपकी शंकराचार्य में बोला गया है, ठीक है। अभी आप जब मैंने यूनिट 1 का जो कंटेंट कराया हुआ है वहां पे जाके देखना, मैंने एक पूरा ऐसा चार्ट बनवाया हुआ, वहां पे शंकराचार्य की बात की हुई है, उनकी जो फिलोसफीज वगैरह उनके बारे में बोला हुआ है, ठीक है। तो वहां पे ये चीज आके आप लोग देखना, ठीक है। मैं यूनिट 1 का जो प्लेलिस्ट है ना, मैं उस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव आर मोस्ट रेलिवेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा जो कौन जो है जो रेलिवेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा यहाँ पे रेलिवेंट होगा, तो कौन सा होगा,
इंश्योर करना इक्वलिटी ऑफ गुड क्वालिटी एजुकेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड रिलीजन। ये तो बात सही है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी बात बोल रहा है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट देना एंड अदर सपोर्ट सर्विसेज टू द निडी। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वेलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की तो बात नहीं कर रहा है ना, समझ रहे हो, इक्वेलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। एक मिनट को, इसको भी रुक जाओ, पहले आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है। इंश्योरिंग यूटिलाइजेशन ऑफ अ वेलफेयर स्कीम्स फॉर लो इनकम एंड एजुकेशनल डिसएडवांटेज सेक्शन। हाँ, ये भी होगा, मतलब इंश्योर करना जो भी वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही है डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए, उनको वो चीजें मिल पाए। फिर बोल रहा है इंश्योर करना इक्वल ट्रीटमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपेबिलिटी। ये तो नहीं होगा ना, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट तो उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट नहीं देना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपेबिलिटी, जो उनकी क्षमता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे गलत हो गया, तो ये पहले एलिमिनेशन यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ये कैंसिल हो गया, ये गया, तो ये एलिमिनेशन से लगा सकते थे, तो ये वाला ऑप्शन होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट भी मिलता है, पूरा सपोर्ट मिलता है जो लोग को जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। In socialization of a child, which factor tends to contribute significantly in Indian context। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, ठीक। जब भी सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड में देख लो क्या क्या आता है आपका, लोकेलिटी ऑफ फैमिली एंड इट्स बैकग्राउंड, इट्स नेबरहुड। बिल्कुल, सोशलाइजेशन में ही तो आपकी जो फैमिली का बैकग्राउंड है, जो आपकी नेबरहुड है, ये सारे लोग शामिल होते हैं यहाँ पे। फिर आता है आपका जो स्पोर्ट्स और गेम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसके थ्रू भी आप सोशलाइज कर सकते हो बच्चे को, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड आ रहा है। फिर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, मतलब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करना, ये आपका मतलब सोशलाइजेशन के अंदर आएगा, इंपॉर्टेंट होगा नहीं। ये थर्ड यहाँ से एलिमिनेट कर दो, तो थर्ड ये गया, यहाँ पे एलिमिनेशन यूज कर लो, थर्ड यहाँ से गया। अब दो ऑप्शन बचते हैं, फर्स्ट और सेकेंड तो आना ही आना है। इलिटरेसी ऑफ अ फैमिली, मतलब फैमिली को जो इलिटरेसी होती है वो, ये तो नहीं आएगा ना, तो ये इसको भी एलिमिनेट करो। फोर्थ यहाँ से गया, तो क्या बचा आपके पास, एक मिनट रुको, इलिटरेसी बोल रहा है ना, एक मिनट रुक जाओ। फिर ब्रोकन होम एंड अवर्स फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फिफ्थ नहीं होगा, रुक जाओ, फिफ्थ नहीं होगा यहाँ पे, फिफ्थ तो कर दिया, ये नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। एलिमिनेशन करोगे तो फिफ्थ तो नहीं होगा, जो ब्रोकन फैमिली होती है, ठीक है, जो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है वो तो नहीं होगा यहाँ पे। तो ये यहाँ से एलिमिनेट हुआ, ये यहाँ से एलिमिनेट हुआ, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में बिलोंग करना, तो ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। तो हमारे पास बचता क्या, सिर्फ यही ऑप्शन बचता है, तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। क्लियर है बात। From the list given below, identify those alternative which contribute the social mobility। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, सोशल मोबिलिटी की बात की जा रही है, ठीक है। अब सोशल मोबिलिटी की भी कई सारे टाइप्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कस करके रखे हुए हैं, है ना। डाउनवर्ड मोबिलिटी होती है, वर्टिकल मोबिलिटी होती है, अपवर्ड मोबिलिटी होती है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है, डिफरेंट मोबिलिटी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करना है जो सोशल मोबिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे सोशल मोबिलिटी की, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोवाइडिंग एक्सपेंडिंग रेंज ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। पहला तो पॉइंट होगा उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, फर्स्ट होगा यहाँ पे। अब देख लो फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है और कहीं फर्स्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब एलिमिनेशन अगर यूज करो तो आगे पढ़ लेते हैं, फिर भी यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक। फीलिंग डिसल्यूजन फ्रॉम द वेरियस प्रीवियस कंडीशन, जो भी प्रीवियस कंडीशन है आपकी, ठीक है, उससे क्या करना, मोह मुक्त महसूस करना, तो ऐसा तो नहीं होगा ना सोशल मोबिलिटी के अंदर। तो ये गया टेक्नोलॉजी बेस्ड पोटेंशियल फॉर अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब टेक्नोलॉजी बेस का यूज करना अर्बनाइजेशन और टेक्नोलॉजी जो बेस्ड पोटेंशियल्स होता है, मतलब टेक्नोलॉजीज का यूज करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे मोबिलिटी लाएगा, तो फर्स्ट और थर्ड होगा यहाँ पे। एपैथी करना टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ एंड लिविंग, नहीं। ट्रेडिशनल लिंकेज करना बिहेवियर का, नहीं, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। आई थिंक इसका मैंने कंटेंट डाला हो शायद, रुको मैंने लैपटॉप मेरा इतना स्लो चल रहा है, द टर्म डिजिटल मोड है, नहीं है, चलो कोई नहीं, इजी भी है ये। नेक्स्ट आ जाओ, द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मैथड इन एजुकेशनल फिलोसफी, ठीक है, जो सॉरी एजुकेशनल साइकोलॉजी में किसकी बात की जा रही है, डिजिटल,
ठीक है, एक सेकेंड। जो डिजिटल मेथड होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, ठीक है, डिजिटल जो मेथड होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, वो क्या होता है यहाँ पे, एक्स जो पोस्ट फैक्टो मेथड होता है, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे डाला है, शायद डिजिटल वाला भी मैंने पढ़ा था यहाँ पे। मैं आप लोग को पीडीएफ देने से पहले क्वेश्चन नंबर डाल दूंगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, द टर्म डिजिटल मेथड हैज बीन यूज्ड टू इंडिकेट द स्ट्रेटजी। ये जो टर्म है डिजिटल मेथड, वो क्या है, एक इंडिकेट करता है स्ट्रेटजीज को विच आर डिजाइन टू अप्रोच एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सली, जो कंसिस्टेंट और जनरलाइज लॉज होते हैं, ठीक है, जो एप्लीकेबल होते हैं, जो टेम्पोरल है, स्पेशली है, इन्वायरमेंटल है, रिमोट है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो सिंपल से ये ध्यान रखो, जो टर्म है डिजिटल मेथड, वो क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रैटेजीज को। किसको इंडिकेट करता है, स्ट्रैटेजीज को। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आते हैं आपके, ऑब्जर्वेशन आते हैं, है ना, और एक्सपेरिमेंटल आते हैं, कासी एक्सपेरिमेंटल आते हैं, डिफरेंशियल, एक्सपोज फैक्टो मेथड, कोरिलेशन मेथड एंड क्राइटेरियन ग्रुप। अपनी कॉपी में हाईलाइट करके लिख सकते हो। इस बार अगर आपसे एक्सपोज फैक्टो मेथड पूछा गया तो हो सकता है अगली बार कासी एक्सपेरिमेंटल पूछा जाए, एक्सपेरिमेंटल पूछा जाए, है ना। तो ये सब किस में आते हैं, डिजिटल मेथड्स में के अंदर आते हैं। यहाँ पे एक एज अ स्ट्रेटजी यूज करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज वन स्टार्ट टॉकिंग एट इंटेलेक्चुअल प्लेन ऑफ अदर्स। अब देखो ये आपका जो जीन प्याजे हैं, ठीक है, मतलब सॉरी, यहाँ पे किसकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात की जा रही है, यूनिट 3। ठीक है, ये कहाँ से आता है आपका, यूनिट 3 से आता है। क्लियर बात। यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सी वो जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है जहां पे बच्चा क्या करता है, स्टार्ट टॉकिंग एट द इंटेलेक्चुअल प्लेन ऑफ अदर्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्लेन ऑफ अदर्स। अब इसको करने से पहले थोड़ा सा इसका कंटेंट देख लो। यहाँ पे जब भी प्लेन्स ऑफ डेवलपमेंट में बात करते हैं, है ना, ये जो प्लेन ऑफ डेवलपमेंट है वो प्लान, हाँ, Montessori incorporated these premises into the child development theory। ठीक है, ये जो मॉन्टेसरी थे उन्होंने ये जो प्लान्स हुए हैं डेवलपमेंट के, उन्होंने इस चीज को शामिल किया था। अपनी कॉपी में हाईलाइट करना जो मॉन्टेसरी हैं। ठीक, थ्रू आउट द डेवलपमेंट चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू 4 प्लेन्स। जब भी डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, जो प्लेन होता है उसमें 4 प्रोसेस होते हैं, 4 प्लेन्स होते हैं, और इस चीज को शामिल किसने किया था, मॉन्टेसरी ने शामिल किया था। हर स्टेज में एक यूनिक उसकी यूनिक फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, ईच विद यूनिक फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, जो 4 प्लेन्स है सबका एक यूनिक फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है। हर मतलब इस स्टेज में अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। ठीक है, ईच प्लेन नेसेसिटेट देयर एनवायरनमेंट टू चेंज अकॉर्डिंगली एंड ऑफर एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। मतलब ये जो हर प्लेन है, पहला प्लेन हो, दूसरा प्लेन हो, तीसरा प्लेन हो, चौथा प्लेन हो, ये हर प्लेन जो इन्वायरमेंट होता है उसके साथ क्या करता है, उसी के जो बच्चे का इन्वायरमेंट होता है उसको उसी के हिसाब से वो चेंज होता है। ठीक है, जैसे उसके जिस तरह से उसको लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या क्या देखो, यहाँ पे 4 प्लेन कौन कौन से होते हैं। पहला होता है इन्फेंट, जन्म से 6 साल। ठीक है, क्या होता है इन्फेंट का, ये जीन प्याजे वाले नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे 4 डेवलपमेंट प्लेन्स की बात की जा रही है। इन्फेंसी, बर्थ से 6 साल। ठीक, ये जो स्टेज होती है इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंट माइंड बोलते हैं या फिर सेंसिटिव पीरियड्स बोलते हैं। एब्जॉर्बेंट माइंड और सेंसिटिव पीरियड, समझ रहे हो, एब्जॉर्बेंट माइंड एंड सेंसिटिव पीरियड। दीज टू एस्पेक्ट वर्क टुगेदर। एब्जॉर्बेंट माइंड और सेंसिटिव पीरियड ये दोनों एक साथ काम करते हैं, है ना। एंड cause an unparalleled ability for learning. Learning is intense and enlivening during the first 3 years of। अब ये जो पहला 3 साल होता है बच्चे का, ठीक है, वहां पे वो किससे सीखता है, अपने सेंसेस से सीखता है। किससे सीखता है, लर्न करता है पहले 3 साल में, पहले 3 साल में अपने सेंसेस से सीखता है, जिसे इन विच इज कॉल्ड एन अनकॉन्शियस एब्जॉर्बेंट माइंड। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस एब्जॉर्बेंट माइंड बोलते हैं। जो बचे हुए 3 साल है, ठीक है, सेकेंड 3 years चिल्ड्रन लर्न कॉन्शियसली। पहले 3 साल में वो मतलब क्या करता है, अपने सेंसेस से सीखता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अनकॉन्शियस एब्जॉर्बेंट माइंड बोलते हैं। फिर बचे हुए जो 3 साल है वहां पे वो क्या करता है, कॉन्शियसली लर्न करता है। ठीक है, एक्सपीरियंस करता है चीजों को, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखता है। ठीक है, बचे हुए 3 साल में लर्निंग विल टेक प्लेस व्हेन दे आर अलाउड टू डू थिंग
थिंग्स ऑन देयर ओन, मतलब यहाँ पे बच्चों को खुद से सीखते हैं, बच्चे चीजें खुद से करके देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है इन्फेंसी में। फिर आ जाओ चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड होता है 6 से 12 साल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। हैविंग एक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द बेसिक स्किल, उसको बेसिक स्किल्स उसके अंदर आ जाती हैं सारी, ठीक है। जो भी उसको जरूरत है, जो बेसिक चीजें होनी चाहिए वो उसको आ जाती है वहां पे। चिल्ड्रन ग्रो आउट ऑफ देयर एब्जॉर्बेंट माइंड। अब यहाँ पे क्या कैसे ग्रो करता है, आउट ऑफ देयर एब्जॉर्बेंट माइंड, ठीक है। एंड लर्न थ्रू कॉग्निटिव रीजनिंग। अब बच्चा यहाँ पे कैसे सीखता है, अपनी जो रीजनिंग है, अपना जो इमेजिनेशन है उसके थ्रू सीखता है, ठीक है। इमेजिनेशन है उसका, जो कॉग्निशन इन्वॉल्व होता है वो सारी चीजों को इन्वॉल्व करके सीखता है, ठीक है। चिल्ड्रन आर ड्राइवन टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम, हाउ दिस वर्क। यहाँ पे बच्चा उसके आसपास की जो दुनिया है वो कैसे काम कर रही है, वो क्यों का इस तरह कर रही है, वो सारी चीजों को सोचता है, थिंक करता है, इमेजिन करता है। This is the time to learn most factual information as adolescents bring a decline in this learning drive. This sensitive period of this age group centers on social acceptance and the development of a value system. अभी हमारा पहले पढ़ लो अच्छे से। Adolescents की बात करते हैं, 12 से 18 में आता है। यहाँ पे क्या होता है, adolescents present a decline in energy and do not want to be the bombarded with the learning information. Thus learning should be connected to everyday living skills के साथ होती है, इनके साथ connected होती है। फिर आ जाओ ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। ट्रांजिशन टू एडल्टहुड 18 से 24 साल, ठीक है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय करेक्टर। यहाँ पे करियर का एक्सप्लोरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे बिगनिंग स्टार्ट होती है आपकी करियर्स की 18 से, मतलब ये स्टेज होती है, करियर स्टेज होती है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या पूछ रहा था, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्लेन ऑफ अदर्स, सोशल एक्सेप्टेंस की बात हुई थी ना चाइल्डहुड में, तो वही है यहाँ पे आंसर ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट आ जाओ। Which educational level in India correspond to PJ formal operational Jean Piaget formal operational stage of development? इन्होंने 4 stages दी थी आपकी, सेंसरी दी थी, है ना, और क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल दी थी, है ना, कंक्रीट दी थी, फॉर्मल दी थी, ठीक है। 4 स्टेजेस दी थी। अब बोल रहा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कौन सा आता है, ठीक है। तो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी आते हैं। कौन से आते हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी आते हैं। इसका भी कंटेंट पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रही, बट आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है, रीड करिएगा। इसमें ये जो पॉइंट है ये वाले मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बता दे रही हूँ आपको। जब भी मैं नोट्स दूंगी इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो एडोलसेंट और यंग एडल्ट होते हैं, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्टली सोच पाते हैं, रीजन कर पाते हैं, मतलब ये जो फॉर्मल स्टेज वाली जो स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशन वाली, यहाँ पे वो जो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम होते हैं उसके साथ वो डील कर पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को वो सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपने यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग आती है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा वो टीन्स बिगिन टू थिंक मोर अबाउट मोरल, फिलोसफिकल, एथिकल, सोशल, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ थॉर्नडाइक इज नियरर टू द स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत होनी चाहिए। जो स्किनर जो थॉर्नडाइक थे, ठीक है, उन्होंने जो अपना लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था वो कहाँ से आया था इनका स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग से आया था, ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ। In Pavlovian conditioning paradigm, when presentation of an unconditioned stimulus precede that of a neutral stimulus, the procedure is called, ठीक है। ये जो अब देखो इसमें तीन चार प्रोसीजर होते हैं। फॉरवर्ड कंडीशनिंग होती है, बैकवर्ड कंडीशनिंग होती है, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग होती है, डिलीट कंडीशनिंग होती है। आई थिंक मैंने इसका कंटेंट डाला हुआ है, आप लोग पढ़िएगा। नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं यहीं पे समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, जो पावलियन की कंडीशनिंग पैराडिगम है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, ठीक है, जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है प्रीसीड्स दैट ऑफ अ न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी, ये बैकवर्ड कंडीशनिंग होती है। कैसी होती है, बैकवर्ड कंडीशनिंग होती है, ठीक। यूनिट 3 में है, अभी मैं कंटेंट करा रही हूँ आप लोग को, जब मैं ये पैराडिगम पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये कुछ ऑपरेंट जो आरओडी करके आपके बुक सिलेबस में दे रखा है यूनिट 3 में, ठीक है। आरओडी ईपीए करके एक टॉपिक दे रखा हुआ है आपके यूनिट 3 में, ठीक है। तो वहीं से ये आया हुआ है, ठीक है। टाइप ऑफ ऑपरेंट लर्निंग के प्रोसीजर्स दे रखे हुए हैं, उससे रिलेटेड जो प्रोसीजर्स होते हैं वो दे रखे हुए हैं, ठीक। अब इसके लिए मैंने इसका ट्रिक बताया हुआ है, जो यूनिट 3 का रिवीजन सीरीज मैंने कराया हुआ है, वहां पे इसको मैंने ट्रिक से बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है।
तो उस जाके उसको वहां पे समझना, ठीक है। इसको ऐसे समझोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको एक बार ट्रिक से आपको समझना पड़ेगा। या फिर मैं अभी जब कंटेंट कराऊंगी वहां पे इस चीज को समझना, ठीक। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटेड ओमिशन है, डिस्क्रिमिनेटेड पनिशमेंट है, डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेंट है ना, और एक्टिव अवॉइडेंस है। एक यहाँ पे पहले क्यू प्रेजेंट है, रिस्पॉन्स मेड है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, ठीक। तो जब डिस्क्रिमिनेटेड ओमिशन की बात करते हैं, जब भी डिस्क्रिमिनेटेड ओमिशन की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है, ठीक। तो नेगेटिव वाले को यहाँ से एलिमिनेट कर दो, गया। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दो ही बचा ना, बचा दो, ठीक। अब देख लो, जब भी डिस्क्रिमिनेटेड ओमिशन की बात करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, विथ हेल्ड होता है। रिस्पॉन्स कैसा होता है यहाँ पे, विथ हेल्ड होता है। तो देख लो विथ हेल्ड कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसके साथ इसको मिला दो, ठीक। ए का थर्ड दो में, एक में आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक। अब बी में आओ जाओ, डिस्क्रिमिनेटेड पनिशमेंट, पनिशमेंट की बात की जा रही है। पनिशमेंट कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव होगा। पनिशमेंट कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव होगा, और रिस्पॉन्स कैसा होगा, यहाँ पे विद हेल्ड होगा और क्यू प्रेजेंट होगा। डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेंट में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन रिस्पॉन्स यहाँ पे मेड होता है। एक्टिव अवॉइडेंस ये भी आपका नेगेटिव होता है, और रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या होता है, मेड होता है, और क्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर है बात। इसके लिए आपको ट्रिक एक बार समझनी पड़ेगी पूरी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेम ऑफ द एडवोकेट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। अब ये कुछ लर्निंग के कंसेप्ट दे रखे हैं और इनके एडवोकेट्स के नाम दे रखे हुए हैं। अब देख लो, इसमें हल दे रखा है, टॉलमैन दे रखा है, थॉर्नडाइक दे रखा है, स्किनर दे रखा हुआ है ना, और क्या दे रखा, कोल्बे का दे रखा हुआ है, ठीक। हल ने क्या दिया है, नीड रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है पहला, ठीक। टॉलमैन ने क्या दिया है, साइन लर्निंग दिया है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है आपका एसआर बॉन्ड लर्निंग, ठीक। फिर स्किनर ने क्या दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है। कोल्बे ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, मिला लो। ए का थर्ड ये, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। अब टॉलमैन ने क्या किया था, अपनी जो लर्निंग थी उसको रिवाइज किया था, और हर किसी से ने थोड़ा थोड़ा सा मतलब बोरो किया था, ठीक है। 6 टाइप्स थे इनके। जी हाँ, Tolman, influenced by the Guthrie, Freud, reinforcement theories, concluded that there are the 6 form of learning. मतलब 6 form, एक मिनट ही क्या हो गया, 6, हाँ, concluded there are the 6 form of learning, each with its own characteristic, जिसमें कैथेक्सिक्स की बात की गई है। क्या है ये, जिसमें कैथेक्सिक्स आता है आपका, फील्ड एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेंसीज आती है, फील्ड कॉग्निशन मोड आता है, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन आता है, मोटर पैटर्न आता है, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं, ये 6 हैं जो आती हैं आपकी, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे, कैथेक्सिक्स की बात करते हैं, ठीक है। 2 तरीके की कैथेक्सिक्स होते हैं आपके, ठीक है। एक होता है, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे क्या बोला है, टॉलमैन रिवाइज सिस्टम ऑफ लर्निंग विच वन रिप्रेजेंट बोरोइंग फ्रॉम फ्रॉइड। फ्रॉइड से क्या लिया गया है, तो फॉर्मेशन ऑफ कैथेक्सिक्स है ना, फॉर्मेशन ऑफ कैथेक्सिक्स ये आपसे फ्रॉइड से लिया गया हुआ है, ठीक है। इधर ये भी है आपका, मैंने हाईलाइट नहीं किया, वही मैं सोच रही हूँ कहाँ गया, ये वाला भी है, ठीक है। पॉइंट इसको हाईलाइट कर लेना। इक्विवेलेंस बिलीफ, ठीक है, इक्विवेलेंस बिलीफ भी है, क्लियर है बात। और कैथेक्सिक्स है, ठीक है। और क्या है, फील्ड एक्सपेक्टेंसीज है, फील्ड कॉग्निशन मोड है, ठीक है, ये फील्ड कॉग्निशन मोड है। और क्या है, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन है ना। फिर क्या है, मोटर पैटर्न है। मोटर पैटर्न कहाँ से आया, आपका गुथरी से आया, ठीक। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। इन्होंने ये जो टॉलमैन थे किससे इन्फ्लुएंस है आपके, फ्रॉइड से थे, गुथरी से थे, है ना। उसके अलावा जो भी रीइंफोर्समेंट जो थ्योरीज हैं आपके, ठीक है, लाइक आपका जो स्किनर वगैरह है, उनसे ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने क्या किया था, बोरो किए थे चीजों को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, किससे बोरो किया है इन्होंने, बोरोइंग फ्रॉम द फ्रॉइड। फ्रॉइड से क्या लिया है, फॉर्मेशन ऑफ द कैथेक्सिक्स, कैथेक्सिक्स का फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। इन अकॉर्डेंस विद कर्ट लिविन,
कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस, कर्ट लेविन ने एक कंसेप्ट दिया था लाइफ स्पैम का, ठीक है, ऐसे करके वहां पे फिगर है, मैंने समझाया हुआ है वहां पे, ठीक है, ये गोल होता है, इसको रीच करना होता है, ठीक है, कुछ फैक्टर्स कुछ वेक्टर होते हैं जिस जो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला, इन अकॉर्डेंस विद कर्ट लेविन कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल नॉन साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट सराउंड, ठीक है, जितने भी नॉन साइकोलॉजिकल जो फैक्ट होते हैं, ठीक है, वो जो आसपास सराउंड करते हैं, नॉन साइकोलॉजिकल जो भी फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, समझ रहे हो इस चीज को, उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें बोला जाता है फॉरेन हेल, क्या बोलते हैं उन्हें, फॉरेन हेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। वाइल अटेम्प्टिंग टू अप्लाई हेजन, अब ये मॉडल का ध्यान रखना, हेजनबर्ग जो मॉडल है मोटिवेशन का, किसका, हेजनबर्ग का जो मॉडल है मोटिवेशन का, समझ रहे हो, हेजनबर्ग का जो मॉडल है मोटिवेशन का, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड अ मोटिवेशन फैक्टर, ठीक है, इनमें से कौन सा मोटिवेशन फैक्टर आता है, रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टूडेंट वर्थ, ठीक है, जो रिकॉग्निशन होता है स्टूडेंट का वर्थ का, ठीक है, वो उनका क्या होता है, मोटिवेशन फैक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। जंग थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द पार्ट ऑफ माइंड दैट ग्रोज आउट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज डिजाइनेटेड एज, ठीक है, पर्सनल अनकॉन्शियस, सोशल अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस या फिर यूनिटरी अनकॉन्शियस। इसका मैंने एक इमेज नहीं डाला है, आई थिंक मैं भूल गई हूँ उसे डालना, कल जो सेशन होगा ना वहां पे ये इमेज आपको मिलेगी, तो वहां पे कलेक्टिव ये जो आपका जंग का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है पूरा एक पूरी करके इमेज है जहाँ पे कलेक्टिव कॉन्शियस के बारे में, पर्सनल अनकॉन्शियस, इन सब के बारे में बात की गई हुई है, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंसेस है, ड्रीम है, ठीक है, तो इसका मैं कल के कंटेंट में आपका ऐड कर दूंगी, तो वहां से ये चीज आप समझ पाओगे उसको, ठीक है, पूरी इमेज है उसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि 2-3 बार उससे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ठीक है, कलेक्टिव, इस तरह से भी क्वेश्चन आया है जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है, तो ये किसने दिया है, आपके जंग के फ्रेम ऑफ एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ अ स्ट्रक्चर, गिलफोर्ड ने दिया, गिलफोर्ड का जो एसआई मॉडल है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है, ये किसने दिया है, आपका गिलफोर्ड ने दिया है, ठीक है, इसमें बोला कौन सा डायमेंशन नहीं होता, 3 ही डायमेंशन होते हैं इसमें, तो ऑपरेशन है, प्रोसेस है, प्रोडक्ट है और कंटेंट है, तो कौन सा नहीं है, प्रोसेस, ठीक है, कौन सा नहीं है, प्रोसेस। अब इसका भी मैंने डिटेल में यहाँ पे डाला हुआ है, जैसे इंटेलिजेंस है यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको समझा नहीं रही क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ रखे हो, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया था, ठीक है। यहाँ पे 6 कितने होते हैं टोटल, जो पूरा होता है वो कितना होता है, 180 होते हैं, ठीक है, टोटल कितना होता है, 180 होता है यहाँ पे। इंटेलिजेंस इज व्यूड एज अ कंप्राइजिंग ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट, ठीक है, देयर आर द 6 काइंड ऑफ ऑपरेशन। अब ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है आपसे, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये आपसे जो इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वहां पे देखना, पूछा गया है कि ऑपरेशन के अंदर जो 6 काइंड आते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, कॉग्निशन होता है, मेमोरी रिकॉर्डिंग होता है, मेमोरी रिटेंशन होता है, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन होता है, कन्वर्जेंट होता है, प्रोडक्शन होता है और इवेल्युएशन होता है, ठीक है, तो ये किसके अंदर आते हैं, ऑपरेशन के अंदर आते हैं, ठीक है, ये ऑपरेशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स आते हैं, 6 आते हैं। फिर प्रोडक्ट में आ जाओ, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है जिसके अंदर 6 काइंड के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये भी पूछे गए हुए हैं। फिर आते हैं आपके कंटेंट्स में, किसमें आते हैं, कंटेंट्स में आते हैं, जिसमें 5 काइंड के आते हैं, ठीक है, इन तीनों से क्वेश्चन, ये जो 5 काइंड्स हैं, ये जो 6 काइंड्स है, ये जो 6 काइंड्स है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे गए और टोटल कितने होते हैं, 180 होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन आज नहीं हो पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन में रह गई, जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को समझते हुए चलना है, बहुत जल्दी सिर्फ आंसर्स को नहीं बताना है, इसलिए, है ना। आइडेंटिफाई दोज स्टेटमेंट विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिहेवियर एसोसिएटेड विद इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, उन बिहेवियर का बताना है जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के साथ एसोसिएट करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो यहाँ पे जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आई फील माई स्कोर इन एग्जाम, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आई फील माई स्कोर इन एन एग्जामिनेशन आर वेल डिजर्व, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। आई गॉट दिस जॉब बिकॉज ऑफ माई कैपेबिलिटीज, तो ये तो नहीं होगा ना क्योंकि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की बात किया जा रहा है। माई ग्रेड्स रिफ्लेक्ट द टीचर बायस, जो मेरे ग्रेड्स है वो टीचर की बायसनेस को रिफ्लेक्ट करते नहीं। आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ, बिल्कुल। थिंग्स ऑफ माई लाइफ आर इन्फ्लुएंस बाय द सुपर पावर, नहीं। वन हु हैज द पोटेंशियल विल गेट सेलेक्टेड, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक।
तो आज के सेशन में अभी हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? आई थिंक यहाँ पे हम लोगों ने कर लिए हैं 31 क्वेश्चन अराउंड कर लिए हैं, ठीक है, 31 क्वेश्चन अराउंड कर लिए हैं। ठीक, जो रेस्ट क्वेश्चंस रह गए हैं उसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से मैं इसको रेस्ट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे डिटेल में कंसेप्ट भी समझते हुए चलना है, ठीक है, खाली आंसर्स को डिस्कस नहीं करना है, ठीक। तो आज का सेशन ये पे एंड करती हूँ। उसके अलावा एक चीज, हाँ, और आपका मैंने जो मिसलेनियस का टॉपिक कराया था करिकुलम का, उसका मैं पीडीएफ कल मॉर्निंग में आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है, तो वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम पे ही मैं वहां पे पीडीएफ दे दूंगी, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड करना, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये जो सेशंस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपकी जो आपका एग्जाम होने वाला दिसंबर में उसमें आपको हेल्प कर पा रहे होंगे। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक करिएगा, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो प्लीज टेलीग्राम पे भी जुड़ना, क्योंकि वहाँ पे मैं कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे शेयर करती हूँ जो शायद कम्युनिटी टैब पे नहीं हो पाता है, ठीक है, जो आपको पेपर 1 में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।